नमस्कार ओंकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि सरकार गुंडागर्दी कर रही है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा और ऐसे ही सुर हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और लालू एंड कंपनी की ओर से आते रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से ये लोग जाँच एजेंसियों से बचने के लिए प्रपंच रच रहे हैं, वो सभी के सामने है और ट्रेलर वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ऐसे लोगों के लिए ही कहावत बनी थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, इनके समर्थक भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में जो ईडी के छापेमारी हुई हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर कैश मिला है। पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो पार्थ चटर्जी और जो अर्पिता मुखर्जी उनकी सहेली थी, उनके घर से ही 54 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था। अवैध संपत्ति के कागजात बरामद हुए थे, सोने के दूसरे जेवरात मिले थे। इसी तरीके से अनुव्रत मंडल जो उनके दूसरे एक मंत्री पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए थे, गो तस्करी के मामले में वो संलिप्त थे। और ये वो लोग हैं जो ममता बनर्जी के करीबी, और जो राशन घोटाले में मंत्री अंदर गया, जिसके एक करीबी के यहाँ कल ईडी ने छापेमारी की थी। और ये 24 उत्तर परगना में जब उनके गांव में छापेमारी करने के लिए गए तो वहां पर इन पर अटैक हुआ, अर्धसैनिक बलों पर भी अटैक हुआ। 3 अधिकारी ईडी के जख्मी हुए हैं, उनमें से मेरे विचार से तीनों को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं। हालांकि 3 एफआईआर दर्ज भी हो चुकी हैं जी। और गवर्नर ने भी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उनको तलब किया है, बातचीत की है उन लोगों से। लेकिन ये घटनाएं शो करती हैं कि आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो दस्तावेज हैं, जो मनी ट्रेल है, वो ये बता रही है, ये इस बात की पुष्टि कर रही है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप उल्टे सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाएं या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर या दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं उन पर आरोप लगाएं, तो ये वही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर हम दिल्ली की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, किस मुंह से वो केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हैं या ईडी की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। ईडी ने अगर इनके 2 सहयोगियों मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, तो ये फिर जरा अदालत पर सवाल खड़े करके देखें ना। जो अदालतें उनको जमानत ही नहीं दे रही हैं, जमानत नहीं दे रही हैं, इट मीन्स के उनके ऊपर गंभीर एलिगेशन हैं। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ईडी ने, वो उससे अदालतें संतुष्ट हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं दे रही है। और संजय सिंह के बारे में तो पिछले दिनों कह ही दिया था अदालत ने कि आपकी संलिप्तता के स्पष्ट प्रमाण हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड लेकर के आया है, 338 करोड़ रुपए का हस्तांतरण जो है वो हुआ है। तो ये क्या शो करता है? ये सीधे सीधे टाइम बाइंग वाली बात है। टाइम को बर्बाद करो, राजनीति करो, केंद्र सरकार पर आरोप लगाओ जी, राजनीतिक बदले की भावना से हमें ऐसा किया जा रहा है, हमें लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोका जा रहा है। पहले कह रहे थे कि जब अक्टूबर में पहला समन मिला था कि जी चूंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, 3 राज्यों में हमने 205 कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, तो हमें चुनाव प्रचार से मोदी सरकार रोकना चाहती है, क्योंकि हम प्रचार करेंगे तो इनकी पार्टी हार जाएगी। क्या हुआ? 3 राज्यों में किसी भी राज्य में आम आदमी पार्टी को 1% वोट शेयर नहीं मिला, और तीनों राज्यों में ही नोटा से भी 50% से कम, यानी नोटा को अगर 300 वोट मिले हैं तो इनकी पार्टी को 148 145 वोट मिले हैं। नोटा से भी आधे वोट में इनको मिले हैं। और ये दावे करते हैं कि जी हमें चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है।
मतलब एक एक हवाई जो है, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कि जैसे नरेंद्र मोदी अगर किसी से खौफज़दा हैं इस देश में, तो उसका नाम जो है अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही उनकी पार्टी को और उनको हरा सकते हैं इस देश में। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथियों को उठा करके जेल में भेजा जाता है। वही अगर यही हकीकत होती बात, तो पहली ही सुनवाई पर जब पहला एक तरीके से आप कहना चाहिए कि आरोप पत्र कह लीजिए या जो भी पूरा ब्यौरा होता है अदालत के सामने रखा जाता है, उसी समय अदालत कह देती कि नहीं आपने मनीष सिसोदिया को गलत गिरफ्तार कर लिया है, तो दूध का धुला हुआ है, इसने तो ज़िंदगी में कभी कोई पाप किया ही नहीं है, इसको तो घर जाने दो, इसकी तो बीवी भी बीमार है, तो इसको क्यों गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह को भी जब गिरफ्तार किया, उठाया, तो कोर्ट संतुष्ट है, जितने सबूत उसके सामने हैं। तो किस मुँह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये एक भ्रष्टाचारियों की पूरी जमात इस समय अलग-अलग प्रदेशों में पैदा हो गई है और चूँकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया था कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बख्शेंगे नहीं, वो चाहे कितने भी ऊँचे पदों पर हों। उसी के तहत उन्होंने एजेंसियों को बाकायदा निर्देश दिए थे। मुझे विज्ञान भवन का एक सम्मेलन याद है जिसमें लगभग सभी एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स थे, उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये कहा था उनसे कि बिल्कुल भी हमारी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमसे दिशा निर्देश लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, मजबूती से पीछे खड़े हैं। तो ये सब चीखेंगे, चिल्लाएँगे, छाती पीटेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, मतलब बच नहीं पाएँगे। जितना भाग सकते हैं भागें। वो एक नीति होती है किसी-किसी प्रधानमंत्री की कि दौड़ा-दौड़ा करके इतना थका दो कि गिर जाए, तब एजेंसियाँ उठाएँगी और उठा करके अंदर डाल देंगी। तो वही हाल इस समय अरविंद केजरीवाल से लेकर के अलग-अलग राज्यों में इन भ्रष्ट नेताओं का है, चाहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो या फिर बंगाल में जो कुछ हो रहा है नंग नाच, या उसकी आप बात कर लीजिए। सर, एक तरफ अयोध्या में 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है और दूसरी तरफ जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में ये गुंडागर्दी देखी गई है, ईडी से बचने के लिए ये लोग सांप्रदायिक माहौल भी एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए माहौल बिगाड़ सकते हैं। किसी भी हद तक ये जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। आप क्या सीन देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल तो ऑलरेडी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार रहा है जी, और आज से नहीं, आज़ादी से पहले से ही 1945 में वहाँ जो घटनाएँ हुई थी, 1946 में जो घटनाएँ हुई थी, आज़ादी से 1-2 साल पहले, जी, वो जी। तो इतिहास का एक ऐसा खूनी अध्याय है, जिसको जब पलटते हैं, जब पढ़ते हैं कि क्या-क्या घटनाएँ हुई थी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, और उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह की राजनीति हुई है, अकेले 33-34 साल तक तो ज्योति बाबू और बुद्धदेव भट्टाचार्य यानी वामपंथियों की ही सरकारें रही हैं। जब उनकी सरकारें थी, जब उनका तंत्र था, जब उनका शासन था, तो वो अपने विरोधियों का किस तरीके से अ, मतलब कत्लेआम करवाते थे, बेशर्मी के साथ दमन करते थे। इन्हीं ममता बनर्जी जब ये सचिवालय में बैठी थी धरने पर, तो बाल पकड़ कर के इनको खींच करके बाहर घसीट करके लाया गया था और तब इन्हीं ममता बनर्जी ने कहा था कि हम इसका जवाब जो है वो जनता के आदेश से यानी जनादेश हासिल करके देंगे और मैं आज के बाद इस सचिवालय में तब घुसूँगी जब हमारी अपनी सरकार आएगी। लेकिन ये ममता बनर्जी जब 2011 में चीफ मिनिस्टर बनी पहली बार, वामपंथियों का करीब साढ़े 33 साल का 34 साल का
शासन का अंत करके, तो माँ माटी और मानुष का इन्होंने जो है एक नारा दिया था। तब उम्मीदें जगी थी कि ममता बनर्जी अब सुशासन देंगी और बंगाल जो अपनी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो उसका गौरव रहा है, जो उसकी पहचान रही है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस और तमाम जितने भी जो है महापुरुष हुए हैं, शायद उनकी जो विचारधारा थी उसके अनुरूप बिहेव करना शुरू करेंगी। और जो वामपंथियों ने कूड़ा कर दिया था एक तरीके से पूरे राज्य का, उससे निकल करके, उस अंधेरे से निकल करके एक रोशनी की किरण जो है वो प्रज्वलित करेंगी। लेकिन क्या हुआ, ममता बनर्जी तो और 2 कदम आगे बढ़ गई। इन्होंने इनके शासनकाल में वहाँ कितने आरएसएस के, बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई, और केवल आरएसएस बीजेपी के लोगों की हत्या नहीं हुई है, नेताओं की हत्या नहीं हुई है, वामपंथियों की भी। शुरू के वर्षों में 2011 के बाद जो अगला विधानसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव, उसमें वामपंथियों के भी बहुत सारे नेता और लोग मारे गए। तो पश्चिम बंगाल को एक बहुत ही ऐसे कगार पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। और सांप्रदायिक जिसकी बात आप कर रही हैं, सांप्रदायिक आधार पर तो उसके कई इलाके बिल्कुल ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हुए हैं। कब विस्फोट हो जाएगा, कब वो दावानल जो है अच्छों अच्छों को अपनी चपेट में ले लेगा, बहा ले जाएगा, पता नहीं। लेकिन चूंकि इस समय सेंटर में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिस पर लोगों को भरोसा है कि अगर स्थितियों को विस्फोटक बनाने की चेष्टा की गई, साजिशें रची गई, तो वो किसी तरीके से संभाल लेंगे। क्योंकि गृह मंत्री आजकल अमित शाह हैं और उनके पास हर जो एजेंसी है वो इनपुट देती रहती है। और अजित डोवल जैसे एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और अभी जो गृह मंत्री की अध्यक्षता में कश्मीर को लेकर के जो बैठक हुई थी, ऐसी बैठकों में केवल मीडिया में जरूर बताया जाता है कि कश्मीर को लेकर के है, पर तीनों सेनाओं के अगर अध्यक्ष हों, अगर एनएसए हों, और जिस राज्य के बारे में मीटिंग बताई जा रही है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के डीजीपी और अर्धसैनिक बलों के जो डीजीपी वगैरह हैं वो हों, तो आप ये तय मानिए कि केवल जम्मू कश्मीर को लेकर के वो मीटिंग नहीं हुई होगी। लोकसभा चुनाव बहुत दूर रह नहीं गए हैं। एनएसए अगर हैं, अगर सेना प्रमुख हैं, अगर गृह मंत्री हैं, तो फिर बहुत सारे राज्यों के बारे में और जो संवेदनशीलता है अलग अलग मुद्दों को लेकर के, उन पर भी निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। और पश्चिम बंगाल उससे अछूता रहा हो, मुझे लगता नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के खतरे आसन्न हैं, उसके बारे में केंद्र सरकार बहुत सचेत भी है, सतर्क भी है, और मुझे लगता है कि तैयार भी है। आपने बहुत सही कहा। सवाल ये है कि ये बचे कब तक रहेंगे, जिस तरीके से झारखंड, बंगाल, बिहार और दिल्ली में ईडी को ठेंगा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल अजीब हालात हो गए हैं। हर अपराधी ये कह रहा है कि मुझे बताया जाए कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, लाइक केजरीवाल, और नोटिस में ही लकूने निकाले जा रहे हैं और कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर के ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, इससे पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, एक तो जो भी राजनीति में हैं, उनसे ये एक मिनिमम अपेक्षा तो रहती ही है कि वो जी। अलग अलग जो एजेंसियों के लिए बनाए गए कानून हैं, खास तौर से भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून बनाए गए हैं, उनका अध्ययन तो कर लें। उनमें नियम क्या हैं, कानून की धाराएं, उपधाराएं क्या हैं, जरा उनको एक बार पढ़ तो लें। जो ईडी के लिए पीएमएलए एक्ट बनाया गया था 2004 में, जी। उसमें क्या क्या प्रावधान है, और 2019 में उसमें फिर संशोधन भी किए गए थे। तो वो संशोधन क्या है, जरा एक बार देख तो लें। और अरविंद केजरीवाल, चूंकि ये तो अपने आप को बताते हैं ना कि मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सहायक जी, आयुक्त जी, रहा हूँ, तो जी। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स रहे हैं,
और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे हैं, उसके अधीन काम किए हैं, तो इतने पढ़े लिखे तो होंगे ही कि पीएमएलए एक्ट में है क्या, और जो समन जाता है उस समन की भाषा क्या होती है, और क्या इससे पहले किसी को भी XYZ जितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, जितने लोगों से पूछताछ हुई है, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जितनों के यहाँ से बरामदगियां हुई हैं, रेड वगैरह पड़ी हैं, उनको जब जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो क्या उसमें ये बताया गया था कि आप एक्यूज हैं या आप गवाह हैं या आपको ऐसे ही बुलाया जा रहा है? पीएमएलए एक्ट में जब समन जारी किया जाता है किसी को, कुछ नहीं बताया जाता है। पूछताछ के बाद एजेंसी तय करती है कि आप एक्यूज हैं, जी, आपको गवाह बनाया जाए या आपको छोड़ दिया जाए, आपको आपके घर जाने दिया जाए। जब तक आप पूछताछ के लिए उपलब्ध ही नहीं होंगे तो तब तक कोई एजेंसी कैसे आपको एक्यूज बना लेगी, या कैसे आपको गवाह बना लेगी, या कैसे आपको उठा करके जेल में डाल देगी? जो एजेंसी के पास तमाम दस्तावेज हैं, जो मनी ट्रेल है, जो दूसरी तमाम चीजें हैं, उनके बारे में क्रॉस क्वेश्चंस होंगे। और ये आदमी इतना बेवकूफ नहीं है, इतना नासमझ नहीं है जितना ये कैमरों पर आकर के बनता है। एक्चुअल में इनको पता है कि गर्दन फंदे पर चढ़ा दी गई है और बच नहीं सकते हैं। जी, जी, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था या सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तब तक इनको लग रहा था कि मैं तो बचा रहूंगा। और मैं तो बचा रहूंगा का कॉन्फिडेंस कहां से आया था? इनको लगा था कि ये तो दोनों मंत्री हैं, इन्होंने तो फाइलों पर साइन किए हुए हैं, इन्होंने तो मंत्री होने के नाते अपने डिपार्टमेंट के फैसले लिए हैं। मैं कौन सा मंत्री हूं? मैंने तो अपने पास कोई विभाग रखा नहीं है, मेरे तो किसी फाइल पे हस्ताक्षर है नहीं, तो मेरी गर्दन तो फंसेगी नहीं। ये जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि संजय सिंह तो इनकी सरकार में मंत्री थे नहीं, जी, संजय सिंह तो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन चूंकि शराब घोटाले में उनका लिंक मिला है और स्ट्रॉन्ग लिंक मिला है, और जो सरकारी गवाह बने हैं दिनेश अरोड़ा शराब कारोबारी दिल्ली के, उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये कहा है पूछताछ में कि 2 करोड़ रुपया कैश संजय सिंह के यहाँ मैंने डिलीवर कराया है। तो उसके बाद अगर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है तो फिर उसके बाद से इनको लगने लगा कि जो मंत्री ना रहते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो मैं तो मुख्यमंत्री हूं। तो किसी ने भले ही नाम ना लिया हो, मनीष ने या संजय सिंह ने, पर और बहुत गवाह हैं। 3 गवाह तो अब तक बन चुके हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं जो एक्यूज थे। और उन्होंने बताया है कि जब नई आबकारी नीति बन रही थी तो अरविंद केजरीवाल मौजूद थे उस बैठक में, और भी कई चीजें जो है वो अलग अलग गवाहों ने इनके नाम लिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब सारी तैयारियां हो गई ईडी की, उसके बाद ही इनको प्रेम पत्र भेजा गया है, उससे पहले नहीं भेजा गया, इसीलिए समय लगा है। और जब प्रेम पत्र भेजा गया है, इसका मतलब ये है कि अब आपसे गलबैयां तो वो लड़ेगी ही लड़ेगी। और तिहाड़ में निश्चित रूप से एक कोठरी इनका भी इंतजार कर ही रही है। तो ये सोच करके कि चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कैंडिडेट भी तय करने हैं, कैंडिडेट आजकल पुजापा भी चढ़ाते हैं, तो ये मौका क्यों जाने दिया जाए। और उससे पहले एक राजनीतिक स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोदी जी जो हैं उनकी एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां सारी की सारी हमारे पीछे पड़ी हुई है जी। तो ऐसा एक माहौल बनाने की चेष्टा हो रही है जैसे पॉलिटिकल पार्टी की एजेंसियां होती हैं। तो फिर तो पंजाब में तुम्हारी सरकार है तो आम आदमी पार्टी की पुलिस हो गई, आम आदमी पार्टी ही वहां से सब लोगों को उठवा रही है। तो ये एक भ्रम का एक वातावरण बनाने की कोशिश है। अब इस तरह के बयानों में जो इनके कट्टर समर्थक है वो आ भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इनकी इस बेवकूफ़ी पर या इस तरह की बयानबाजी पर हंसते भी हैं। आपने ठीक कहा। मैं एक बार फिर से ममता दीदी के
राज्य की ओर रुख करती हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे खूनी खेल खेला गया बंगाल में, इस पे आप क्या कहते हैं? कोई संवैधानिक कार्रवाई के दायरे में लेने का वक़्त नहीं आ गया है? क्या सोचते हैं आप? क्योंकि मणिपुर में जब हिंसा हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, लेकिन अभी तक इस मामले पे सब ओर से चुप्पी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया है। क्यों सब चुप हैं? देखिए, ये कोई पहली घटना है नहीं पश्चिम बंगाल में जो इस तरह की हुई है, जिसको आप कह रहे हैं कि एक संवैधानिक संकट है। ममता बनर्जी जब से मुख्यमंत्री बनी है 2011 से, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। 2018-19 में जो इस समय पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं राजीव कुमार, ये कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, और जो एक घोटाला हुआ था उसमें पूछताछ के लिए सीबीआई उनके यहाँ गई थी। जी। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के कई सीनियर नेता और कार्यकर्ता सीबीआई और राजीव कुमार के बीच में ढाल बन करके खड़े हो गए थे। बहुत सारे दर्शकों को याद होगा कि ममता बनर्जी ने पूरी रात धरना दिया था सड़क पर, जी। मुख्यमंत्री रहते हुए। मुख्यमंत्री रहते हुए, जी। तो राजीव कुमार एक तरीके से ममता बनर्जी का तोता है, जिसमें ममता बनर्जी की शायद जान बसी हुई है, तो उसको बचाने के लिए वो इस हद तक चली गई थी। एक बार इनके 2 या 3 मंत्रियों को अरेस्ट किया गया था। इन्होंने जब शपथ ग्रहण किया था उसके 3-4 दिन के बाद ये कार्रवाई हुई थी, और ये सीबीआई के दफ्तर में पहुंच गई थी, और वहां इन्होंने जम करके हंगामा किया था। एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए आप अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए, आप संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं, राज्य की बागडोर संभालते हैं, और अगर सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ, सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ आप खुद सड़कों पर उतर जाएं और इस तरह की बातें करें, तो फिर क्यों? जी। आपकी आवाज नहीं आ रही ओंकार जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही ओंकार जी। जी, तो जी। जब राज्य का, सूबे का चीफ मिनिस्टर ही इस तरह की हरकतें करेगा, तो जी। जो उनका कैडर होगा, जो उनकी पार्टी होगी, जो पदाधिकारी होंगे, जो इस तरह के अराजक तत्व होंगे, वो तो सबसे पहले कूद करके आगे आएंगे, और आगे आकर के जो है इस तरह की अराजकता फैलाएंगे, जैसे हमने कल पश्चिम बंगाल में 24 उत्तरी परगना के एक गांव में देखा है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि लीडरशिप कैसी है, नेतृत्व कैसा है, आपकी संविधान में, कानून के राज में आस्था है या नहीं है। और जी। केवल ये कह देना कि साहब कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जो है वो जानबूझ करके इस तरह का केस बनाया गया, और नहीं, आप उस कमिश्नर को कहिए कि वो जाकर के सीबीआई को पूछताछ में सहयोग करें। अगर वो दूध के धुले हुए हैं तो वहां साबित करें, सीबीआई के सामने साबित करें। इसी तरीके से ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है, कहीं छापेमारी कर रही है, तो उसके पास कुछ है, तब वो छापेमारी के लिए गई है। आप उसको कोर्ट में चैलेंज करिए। आप उनका सिर नहीं फोड़ सकते हैं, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। और जब आप संघीय एजेंसियों के अधिकारियों पर इस तरह के हमले करती हैं, तो आप दावत देती हैं कि 355 या 356 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो गवर्नर ने इसीलिए वहां चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को तलब किया। सर एक बार फिर से बैक टू केजरीवाल। केजरीवाल के साथ एक के बाद एक घोटाले जुड़ते चले जा रहे हैं। शराब घोटाला तो था ही, अब दवा घोटाला, अब मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पर डॉक्टर फेक, मरीज फेक, टेस्ट फेक, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं।
और सभी घोटाले बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ-साफ दिख रहे हैं। फिर भी ये अपने आप को कहते हैं कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। नहीं, एक्शन तो अब शुरू हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जितने भी केस इनके सामने आए हैं, जितने भी घोटाले और भ्रष्टाचार और गड़बड़ियाँ इनकी पकड़ में आ रही है, तो एलजी सक्सेना साहब जो हैं, वो लगभग सभी की जाँच के आदेश दे रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा इसीलिए खोला था उनको हटवाने के लिए। जी, जी। इसीलिए सीबीआई तक को चिट्ठी लिख दी थी कि जी उनके बेटे ने ये कर रखा है, इनके दामाद ने ये कर रखा है, ये हो रखा है वो। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बहुत डेडिकेटेड तरीके से, बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से, एक तरीके से जो राज्य के हित हैं और जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनका पालन करते हुए वो कर रहे हैं जो एक चीफ सेक्रेटरी को करना चाहिए। वो किसी तरह के दबाव में अपने चीफ मिनिस्टर के नहीं आ रहे हैं और वो जानते हैं कि मुझे एलजी का भी संरक्षण है और होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का भी संरक्षण है और प्रधानमंत्री के अपने वक्तव्य हैं कि कहीं अगर गड़बड़ी हुई है, घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं तो टांग दीजिए, गिरफ्तार करिए सीधे और बख्शने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो एक प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। शराब घोटाले में भी तो यही हुआ था। चीफ सेक्रेटरी की ही रिपोर्ट थी जो एलजी को गई थी। एलजी ने फिर उसको देखा कि हाँ गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है, खोरी हुई है, तो उन्होंने फिर होम मिनिस्ट्री को लिखा। होम मिनिस्ट्री ने फिर उस पर आदेश कर दिए सीबीआई जांच के और सीबीआई ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो वाकई वो तो सारा खुल करके सामने आ गया कि किस तरीके से नई आबकारी नीति जो है वो शराब के कारोबारियों की सलाह पर ही, उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था उसके अनुसार ही बना दी गई थी और पुरानी आबकारी नीति जिसमें सरकारी ठेके भी थे उनको खत्म करते हुए सारे प्राइवेट खिलाड़ियों को जो है वो नई शराब नीति में खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया गया। रात को 3-3 बजे तक ठेके खुलेंगे। जी, रेस्टोरेंट में भी आप रात को 3 बजे तक बैठ करके दारू पीजिए और स्कूलों के आसपास भी दारू के ठेके खुलवा दिए गए। एक के साथ एक फ्री बोतल बंटवानी शुरू कर दी गई। तो मरे ये। इसी तरीके से जो बस खरीद वाले मामले में घोटाला हुआ, जितने की बस नहीं खरीद रहे थे उससे ज़्यादा मेंटेनेंस का इनका जो है वो नीलामी थी, ठेका था इनका। तो ये बहुत बड़े-बड़े घोटालों में फँसे हुए हैं। स्कूलों में चाहे रूम के निर्माण का मामला हो या एडवर्टाइज़मेंट घोटाला हो या अब ये आपका दवा खरीद वाला, खराब दवाएँ खरीद करके मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का हो या प्राइवेट लैब्स को मोहल्ला क्लिनिक के ज़रिए जो है टेस्ट कराने की जो अनुशंसाएँ की गई और उसमें जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इसकी भी सबकी जाँच के आदेश ऑलरेडी सीबीआई से कराने के दे चुके हैं एलजी। इसलिए जी। ये कहना ठीक नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। बस समय लगेगा, इनकी गर्दन दबोची जाएगी और ये इतना लंबा अंदर जाएँगे कि इनका राजनीतिक जीवन पूरी तरीके से तहस-नहस और बर्बाद हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे शो में हिस्सा लेने के लिए और मेरे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।